हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर 17वां वीडियो लेक्चर। अब तक 16 वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं ला चुका हूँ। लेबर लॉ के ऊपर जहाँ ये 17वां वीडियो लेक्चर है, वहीं इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 चल रहा है, उसके ऊपर 12वां वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था लेबर लॉ के ऊपर, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है उसके ऊपर अध्याय 5A हमने शुरू किया था, जिसका नाम है ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। जबरी छुट्टी और छंटे से संबंधित प्रावधान इस अध्याय में दिए गए हैं। जबरी छुट्टी से संबंधित प्रावधान हमने पिछले वीडियो लेक्चर, जो 16 नंबर वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने देखा था। और आज हम देखेंगे छंटनी से संबंधित प्रावधान, रिट्रेचमेंट से संबंधित प्रावधान। 17वां वीडियो लेक्चर लेबर लॉ के ऊपर और 12वां वीडियो लेक्चर है आपके इस अधिनियम के ऊपर। अध्याय 5A का जो ये पार्ट है ये हम देख रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे इसकी 25 से 25E से इसे शुरुआत करेंगे। कर्मकारों की छंटनी के लिए पूर्वभाव्य शर्त। कर्मकारी की जब भी कभी छुट्टी की जाएगी या छंटनी की जाएगी तो उससे पहले की कुछ शर्तें हैं, वह माननी होगी। क्या है कि किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की जो नियोजक के अधीन कम से कम 1 साल के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है, छंटनी उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय नहीं की जाएगी। छंटनी नहीं की जाएगी, कुछ परिस्थितियों में नहीं की जाएगी, जबकि कर्मकार को 1 महीने की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो। क्या शर्त है, वापस देखें। धारा 25(6) कहती है कि छंटनी के पहले कुछ पूर्ववर्ती शर्तें हैं, पूर्वभाव्य शर्तें हैं, उनका पालन करना जरूरी है। उद्योग में नियोजित कोई भी कर्मकार है और 1 साल तक निरंतर सेवा में रह चुका है। निरंतर सेवा की क्या परिभाषा है वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी मजदूर खान के नीचे काम करता है, खान में जमीन के नीचे, तो साल में 190 दिन काम कर चुका है, अन्य दशाओं में 240 दिन काम कर चुका है और वह बदली कर्मचारी नहीं है या आकस्मिक कर्मचारी नहीं है, तो वह निरंतर सेवा में रहने वाला कर्मचारी माना जाएगा। और उस 1 साल की अवधि के दौरान में अगर निरंतर रहा है तो अब छंटनी से पहले कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, उसके सिवाय उसकी छंटनी नहीं की जा सकती। क्या है, पहली शर्त यह है कि 1 महीने की लिखित सूचना दे दी गई हो और लिखित सूचना में छंटनी के कारण भी लिख दिए गए हो कि किस कारण से छंटनी उस मजदूर की जा रही है, और जिस दिन उसको सूचना दे दी गई है, सूचना के अंदर जो कालावधि दी गई है उसका अवसान हो चुका है, और ऐसी सूचना के बदले में सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी भी दे दी गई है। या तो सूचना दी गई है, अगर लिखित सूचना नहीं दी है 1 महीने की, तो 1 महीने का वेतन दे दिया गया है। दोनों में से एक काम कर दिया है, उसके बाद ही छंटनी की जा सकेगी। ये पहली शर्त है कर। अब देखते हैं दूसरी शर्त के बारे में। कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरंतर सेवा के हर संपूर्तित वर्ष के लिए या 6 माह से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर हो। अगर 1 साल की निरंतर सेवा की है तो उसके बदले में उसको 1 महीने के बराबर, और अगर 6 महीने काम किया है तो 15 दिन के बराबर उसे वेतन दे दिया गया हो, उसके बाद ही छंटनी करी जा सकती है। 1 साल की निरंतर सेवा के बदले 1 महीने का प्रतिकर, 1 महीने का वेतन का प्रतिकर, और 6 महीने की सेवा के बदले में 15 दिन के वेतन का प्रतिकर उसे देना होगा। अब कोई मजदूर है 5.5 साल काम किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे 5 महीने और 6 महीने के लिए 15 दिन यानी 5.5 महीने का वेतन देना होगा। अब देखते हैं ग। सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा वे निर्दिष्ट किया जाए विहित रीति से कर दी गई हो। सूचना केवल मजदूर को देना ही पर्याप्त नहीं है, सूचना समुचित सरकार को भी देनी होगी कि किसी मजदूर की छंटनी की जा रही है। तो सूचना की तामील समुचित सरकार को, या अगर उसका कोई प्राधिकारी है, कोई अथॉरिटी है जिसे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, तो ऐसे किसी प्राधिकारी को सूचना देकर भी
का जो है कार्यवाही पूरी की जा सकती है। सरकार को सूचना देंगे, उसके बाद में ही छंटनी का प्रोसेस किया जा सकता है। तो 25(j) में 3 शर्तें दी गई है। लिखित सूचना देनी है और वो 1 महीने पहले होनी चाहिए 1 साल के सेवा के बदले में, और अगर 1 महीने का नोटिस नहीं देता तो 1 महीने का वेतन देकर भी आप उसकी छंटनी कर सकते हैं। और उसके बाद में उसको प्रतिकर देना होगा। हर वर्ष की सेवा के बदले में उसको 1 महीने का ऐसा प्रतिकर, संपूर्ण वर्ष के लिए 6 माह से अधिक के किसी अवधि के लिए 15 दिन के औसत के वेतन के बराबर उसे देना पड़ेगा। 6 महीने की अगर सर्विस है उसके बदले 15 दिन का वेतन देना पड़ेगा। साल भर के एवज में 1 महीने का वेतन देना होता है। और सूचना की तामील केवल मजदूर पर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समुचित सरकार पर या समुचित सरकार का जो भी अधिकारी जिसे गजट में नोटिफाइड किया गया हो, उस अधिकारी को भी सूचना देनी होती है। अब देखते हैं धारा 25(च) सेक्शन 25(f)(f) उपक्रमों के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर, जहां की किसी उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन उस उपक्रम से संबंध नियोजक से किसी नए नियोजक को करार द्वारा या विधि के द्वारा अंतरित किया जाता है, वह हर कर्मकार को ऐसे अंतरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है। धारा 25(j) के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसा ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो। अगर किसी उपक्रम का स्वामित्व बदल जाता है, उपक्रम के स्वामित्व प्रबंधन नियोजक या किसी करार के द्वारा स्वामित्व किसी और के पास में आ जाता है, विधि के द्वारा अंतरित किया जाता है, वह हर ऐसे कर्मकार को जो अंतरण से ठीक पहले उस कर्म का उपक्रम में 1 वर्ष निरंतर सेवा में रह चुका हो, धारा 25(j) के उपबंधों के अनुसार सूचना और प्रतिक्रिया का वैसा ही हकदार होगा मानव कर्मकार की छंटनी कर दी गई हो। स्वामित्व बदलने की भी उसको सूचना देनी होगी जैसे छंटनी में की जाती है सूचना। और उसी तरह से अगर कोई मजदूर नए स्वामित्व के साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे प्रतिकर उसी तरह से देना होगा। करार द्वारा या विधि द्वारा अंतरित जब भी कभी हो गया तो ऐसी स्थिति में मजदूर का हक बनता है, उसके बारे में 25(j) में लिखा गया है। परंतु इस धारा की कोई बात उस दशा में जिसमें कि अंतरण के कारण नियोजक बदल गए तब लागू नहीं होगी। यानी अंतरण के कारण मालिक बदल गए हैं तो कुछ परिस्थितियों में प्रतिकर नहीं देना होगा। ये ऐसे अंतरण से कर्मकार की सेवा में विच्छेद नहीं हो। अगर कर्म का मालिक बदला है लेकिन कर्मकार की सेवा वैसी की वैसी पहले की तरह बरकरार रही है तो ऐसी स्थिति में छंटनी के लिए कोई प्रतिकर की आवश्यकता नहीं है। और अगर मालिक बदलने के साथ साथ में मजदूर का काम खत्म हो गया तो वो छंटनी मानी जाएगी, तब उसे प्रतिकर मिलेगा। ऐसे अंतरण के पश्चात कर्मकार को लागू सेवा के निबंधन और शर्तें कर्मकार की किसी भी प्रकार उन निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल न हो जो अंतरण से ठीक पहले उसे लागू थी। पहले के जो मालिक था उसके साथ जो शर्तें थी उससे अनुकूल शर्तें भले ही हो, कम अनुकूल नहीं होनी चाहिए। यानी उससे खराब शर्तों के ऊपर उसे दोबारा नहीं रखा जा रहा है, या तो वही शर्तें या उससे कम नहीं बल्कि ज्यादा फायदेमंद शर्तों के साथ अगर लगाया जा रहा है तब भी छंटनी के एवज में कोई प्रतिकर नहीं देना होगा। नया नियोजक कर्मकार को उसकी छंटनी के दशा में उस आधार पर कि उसकी सेवा निरंतर चलती रही है, अंतरण द्वारा वह विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन अथवा अन्यथा प्रतिकर देने के लिए वैध रूप से दायी हो। नया नियोजक कर्मकार को छंटनी के दशा में इस आधार पर कि सेवा निरंतर चलती रही है, लगातार चलती रही है, उसके द्वारा विच्छिन्न हुई नहीं, बिना किसी ब्रेक के सेवा चलती रही है, तो ऐसे जो भी अंतरण के निबंधन है यानी कि जो शर्तें हैं उसके अधीन अथवा अन्यथा प्रतिकर देने का दायी हो। अगर वो नियमों के आधार पर दायी है नियोजक, लेकिन उसने क्या है कि पहले से ही नए नियोजक ने क्या किया कि उस मजदूर को अपनी लगातार सेवा में रख लिया, बिना किसी बाधा के विच्छिन्न नहीं होने दिया और उसको सेवा में रख लिया, तब तो प्रतिकर की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा अगर उसकी सेवा विच्छिन्न हो गई है यानी कि ब्रेक आ गया है, इंटरप्टेड हो गई है सेवा, किसके कारण से? मालिक बदलने के कारण से उसकी सेवा विच्छिन्न हो गई है, तब उसे प्रतिकर देना होगा, अन्यथा प्रतिकर नहीं देना होगा। अब देखते हैं धारा 25(च)
सेक्शन 25 FFA, किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की 60 दिन की सूचना का दिया जाना। उपक्रम बंद करना है, यहां देखो शब्द क्या है, उपक्रम बंदी, छंटनी नहीं है, उपक्रम बंदी। उपक्रम यानी जिसको हम क्लोजर बोलते हैं, किसी उपक्रम को पूरी तरह से अगर कोई मालिक वर्ग बंद करने जा रहा है तो वो उपक्रम बंदी है। किसी नियोजक कोई नियोजक जो किसी उपक्रम को बंद करना चाहता है, उस तारीख है जिसको कि आंशिक बंदी प्रभावी यानी कम से कम 60 दिन पूर्व समुचित सरकार को उपक्रम के बंद किए जाने के आशय के कारण स्पष्ट करते हुए विहित रीति से एक सूचना देगा। किस कारण से उपक्रम को बंद करना है, उन कारणों को बताते हुए और वह तारीख जिस तारीख से बंद करना है उस तारीख से कम 60 दिन पहले समुचित सरकार को सूचना देनी होगी। तो दो सूचना देनी होगी, एक तो बंद करने की तारीख की सूचना देनी होगी और एक कारण बताने की सूचना देनी होगी। और ये सूचना बंद करने की तारीख के कम से कम 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होती, यानी कुछ उपक्रम हैं जिनको बंद करते समय सूचना की ये जो 60 दिन की शर्त है ये लागू नहीं होगी। ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिनमें 50 से कम कर्मकार नियोजित है। जब 50 से भी कम मजदूर है वहां उपक्रम बंदी की 60 दिन पहले सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूर्ववर्ती 12 मास में प्रतिदिन औसत 50 कर्मकार से कम नियोजित रहे, वहां भी 60 दिन की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब देखते हैं आगे। ऐसे उपक्रम को लागू न होगी जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए अथवा अन्य निर्माण कार्य परियोजना के लिए स्थापित किए गए हो। ऐसे उपक्रम में भी 60 दिन की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उपक्रम का केवल भवन बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़क, नहर या बांध बनाने के लिए या अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिए लगे हुए हो, तो ये तो जिस समय लगता है उस समय ही पता चल जाता है कि काम जब खत्म होगा तो सभी मजदूरों को अपने अपने घर जाना होगा। एक पुल बन गया तो उसके बाद में उन मजदूरों का वहां पर क्या काम है, और इसी तरह से अन्य लोगों को अभी वहां क्या काम है। सड़क बन गई तो उसके बाद में मजदूरों का वहां काम नहीं है। इसी तरह से नहर, बांध के निर्माण या दूसरे निर्माण कार्य में होता है, तो वहां पर भी 60 दिन की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी यह है कि यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि किन्हीं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसा कि उपक्रम में कोई दुर्घटना अथवा नियोजक की मृत्यु अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी। उपधारा 1 के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी अवधि के लिए जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए लागू नहीं होंगे। इसी के साथ में अगर परिस्थिति ऐसी बन गई है समुचित सरकार का समाधान हो गया कि कोई असाधारण परिस्थिति बन गई है जिसके कारण उपक्रम में कोई दुर्घटना ऐसी हो गई है या नियोजक की ही मृत्यु हो गई है, तो अब 60 दिन के नोटिस की या तो आवश्यकता ही नहीं है या सरकार ने उसको छूट दे रखी है कि अब नोटिस नहीं भी देना तो चलेगा। ऐसी स्थिति में बिना 60 दिन का नोटिस दिए भी छंटनी करी जा सकती है। नियोजक की मृत्यु होने पर या दुर्घटना होने पर छंटनी करी जा सकती है। जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसके कारण फैक्ट्री तबाह हो गई, तो अब जो मजदूर है उनकी छंटनी सीधी ही करी जा सकती है। 60 दिन का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। नियोजक की मृत्यु होगी तब भी छंटनी करी जा सकती है। अब देखते हैं धारा 25 सेक्शन 25 FFF। जहां की कोई उपक्रम किसी भी कारणवश बंद कर दिया जाता है, वहां हर कर्मकार जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में रह चुका है, उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए धारा 25 के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिकर का वैसा ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो। यह कहता है कि किसी उपक्रम को बंद कर दिया गया है तो जो मजदूर वहां 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह चुका है उस मजदूर को प्रतिकर मिलेगा, वैसे ही प्रतिकर मिलेगा जैसे छंटनी में मिलता है। छंटनी का प्रतिकर और उपक्रम बंदी का प्रतिकर एक ही जैसा होगा। उसे धारा 25 के उपधारा 1 में लिखा गया है। परंतु जहां के उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिवर्तनीय परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है, वहां धारा 25 के खंड ख के अधीन कर्मकार को दे प्रतिकर 3 मास के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा। असाधारण परिस्थिति है, जैसे हम कुछ तो पैसे दे चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि दुर्घटना हो गई है या
नियोजक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर बंद हो रहा है, उपक्रम नियोजक के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों में बंद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 3 मास के औसत वेतन से अधिक का कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा और उसके बाद में छंटनी करी जा सकती है। यानी केवल 3 मास का उसे वेतन देकर छंटनी करी जा सकती है। जबरी छुट्टी के अंदर मैंने आपको बताया अधिकतम 45 दिन का मुआवजा लिया जा सकता है। छंटनी करनी हो तो 1 महीने का पहले नोटिस देना होता है और नोटिस देने के बाद में ही छंटनी हो सकती है। और नोटिस देने के बाद में और प्रतिकर मिलता है, वो कितना मिलता है? हर 6 महीने की सर्विस के बदले उसको 15 दिन का वेतन देकर छंटनी का प्रतिकर देना होता है। और इस उपधारा में ये लिखा है 25 च के उपधारा 1 में यह लिखा गया है कि अगर छंटनी करी जाती है तो और असाधारण परिस्थितियों में की जा रही है तो 3 मास तक का वेतन देना ही पर्याप्त होगा। 3 मास तक का वेतन देकर भी छंटनी करी जा सकती है। अब देखते हैं कुछ स्पष्टीकरण इस उपक्रम के बारे में, जो केवल यानी कुछ परिस्थितियों में अगर किसी उपक्रम को बंद किया गया है और अगर बंद किया गया और नीचे जो 4 परिस्थितियां बताएगी वे परिस्थिति आई है, उसके कारण से अगर उपक्रम को बंद किया गया है तो ऐसी स्थिति में मुआवजा देना होगा वैसे ही जैसे छंटनी की गई है। यानी ये बहाना नहीं चलेगा कि ये परिस्थितियां, ये 4 बहाने स्वीकार नहीं होंगे छंटनी का मुआवजा देने से बचने के लिए। अगर का उपक्रम बंद किया है तो वह भी छंटनी ही मानी जाएगी और छंटनी का मुआवजा देना पड़ेगा, सिवाय 4 बहाने नहीं चलेंगे। क्या बहाने नहीं चलेंगे वो बताया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, वित्तीय कठिनाई है इसके कारण से छंटनी की जा रही है और वो मुआवजा नहीं देना चाहता तो बच नहीं सकता, सरकार के देना पड़ेगा क्योंकि वित्तीय कठिनाई ऐसी है जिससे वह पहले से ही निपट सकता था। ये तो बहुत पहले पता चल जाती है। अव्ययनित स्टॉक के संचय के कारण, यानी कि स्टॉक की कमी है, इसके कारण से भी अगर कोई बहाना लेना चाहता है तो बहाना लेने नहीं दिया जाएगा। उसे अनुदान पट्टे या अनुज्ञप्ति अवधि के अवसान के कारण जिस उद्योग को चला रहा है उसके लिए जो पट्टा या लाइसेंस उसे मिला गया है, जो उसे लीज या लाइसेंस मिला गया है, उसकी अवधि खत्म हो गई, अब वो आगे उस काम को जारी नहीं रख सकता तो कोर्ट कहेगा ये बात तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि अनुज्ञप्ति कब खत्म होने वाली है। ये बहाना मुआवजा से बचने के लिए आप नहीं ले सकते। छंटनी अगर आप करते हो तो छंटनी के एवज में आपको प्रतिकर तो देना पड़ेगा। उपक्रम बंदी करते हो तब भी आपको प्रतिकर देना पड़ेगा। उस दशा में जबकि उपक्रम खनन संक्रिया में लगा और क्षेत्र में खनिजों के निष्कासन के कारण ऐसी संक्रिया हो गई हो, खनिजों का अवसान हो गया, यानी कि अब समझो एग्जॉशन, जो उसकी खनिज थे उनका खनन हो गया है, आगे अब खनिज बचे नहीं है, तो वो भी स्थिति बहुत पहले पता चल जाती है। तो ये बहाना नहीं लिया जाएगा कि सब अब छंटनी करेंगे तो मुआवजा नहीं दिया जा सकता, मुआवजा देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। इन कारणों से बंद कर दिया, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये नहीं समझा जाएगा कि भाई उस उपधारा के परंतु के अर्थ के अंतर्गत नियोजक के नियंत्रण के परे की स्थिति है, ये नियंत्रण के परे की स्थितियां नहीं माना जाएगा। अन्य कोई नियंत्रण के परे की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में मुआवजे में कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन कितनी छूट दे दो, कम से कम 3 महीने का वेतन का मुआवजे के रूप में तो देना ही होगा। अब देखते हैं उपधारा 1 ख। उपधारा 1 और 1 क के प्रयोजन खनिजों और खनन संक्रियाओं पदों के वही अर्थ होंगे जो खान तथा खनिज अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा ये कुछ परिस्थिति और भी बताता है। देखो हमने पहले देखा था कि भवन, खनिज, पुल, सड़क, इनको अगर बंद करना है तो उनकी छंटनी करने के लिए या वहां उनको मजदूरों को निकालने के लिए 60 दिन के नोटिस की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष स्थिति है, उसके बारे में उपधारा 2 में बताया गया है, वो देखते हैं। जहां की भवन, पुल, सड़कें, नहर और बांधों के संनिर्माण के लिए या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था 2 वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है, वहां उसे नियोजित कोई भी कर्मकार धारा 25 च के खंड ख के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। यानी इन भवन, पुल, सड़क, नहर, बांध के लिए जो मजदूर लगे हुए हैं वो मजदूर
ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं जो सिर्फ 2 साल या 2 साल से कम की अवधि के लिए काम कर रहा है और 2 साल से कम अवधि में सारा ही काम खत्म हो गया है, तो वहां पर छंटनी का कोई प्रतिकर देना जरूरी नहीं है। किंतु लेकिन यदि इस तरह के भवन, पुल, सड़कों के निर्माण, सन्निर्माण का 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो जाता है तो वह कर्मकार निरंतर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए, यानी माना जाएगा उनकी 2 साल निरंतर सेवा हो चुकी है या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो हर संपूरित वर्ष के लिए या 6 मास के उसके किसी भाग के लिए इस धारा का दिन सूचना और प्रतिकर का हकदार होगा। हर 6 मास की अवधि के लिए 15 दिन का जो वेतन है वह लेने का हकदार होगा और हर 1 साल के लिए 1 महीने का वेतन का हकदार वह मुआवजे के तौर पर लेने का हकदार होगा। और ऐसी स्थिति में उसने 3 साल काम किया है तो ऐसी स्थिति में 3 मास के वेतन के बराबर उसे प्रतिकर लेने का हक बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अब देखते हैं धारा 25(6)(25G), जहां किसी औद्योगिक स्थापन के किसी ऐसे कर्मकार की जो भारत का नागरिक है छंटनी की जानी है, वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां तब के सिवाय जबकि नियोजक ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा किसी अन्य कर्मकार की छंटनी करता है। नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में नियोजक मामूली तौर से उस कर्मकार की छंटनी करेगा जो उस प्रवर्ग में नियोजित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति हो। यह कहता है किसी भी औद्योगिक स्थापन में किसी कर्मचारी की जो भारत का नागरिक है अगर छंटनी करनी है तो सामान्य नियम यही है कि जो मजदूर सबसे अंत में है उसकी सबसे पहले छंटनी की जाएगी। लेकिन अगर किसी कर्मकार के और मालिक के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है तो इस क्रम को तोड़ा जा सकता है। कोई मजदूर भले उसका छंटनी में बाद में नंबर आना है लेकिन वो पहले भी छंटनी में ले सकता है। जैसे कोई मजदूर के साथ मेरी तो आयु पूरी होने वाली है, मुझे पहले छंटनी दे दो, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता मुझे छंटनी दे दो, या कोई कहता है कि मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है अब मुझे काम की आवश्यकता नहीं है पहले मेरी छंटनी कर दो, तो ऐसी स्थिति में बात अलग है, वो माना जाएगा एग्रीमेंट हुआ है मजदूर और मालिक के बीच में तो उसकी छंटनी पहले की जा सकती है। अन्यथा नियम यह है कि जो मजदूर बाद में आया पहले उसकी छंटनी की जाएगी, जो पहले आया उसकी सबसे बाद में छंटनी करी जाएगी। एग्रीमेंट एक अपवाद है। अब देखते हैं धारा 25(j)(25H), छंटनी किए गए कर्मकारों का पुनः नियोजन। जहां की किन्हीं कर्मकारों की छंटनी की जाती है और नियोजक किन्हीं व्यक्तियों को अपने नियोजन में रखने की प्रस्तावना करता है वहां वह उस छंटनी किए गए कर्मकारों को जो भारत के नागरिक है ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए यह अवसर देगा कि पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्तावित करे और छंटनी किए गए उन कर्मकारों को जो पुनः नियोजन के लिए अपने को प्रस्तावित करे अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा। यह कहता है कि आपने एक बार नियोजक वर्ग ने एक बार मजदूरों की छंटनी कर दी है, ठीक है, और नियोजक छंटनी करने के बाद में फिर कॉल करता है कभी किसी कारण से भविष्य में कभी कि मुझे कुछ मजदूरों की आवश्यकता है, तो जो मजदूर भारत के नागरिक है और पहले मजदूरी कर चुके हैं ऐसे मजदूर अगर दोबारा आने के इच्छुक है तो सबसे पहले उन मजदूरों को लिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी नए मजदूरों के ऊपर जो पुराने और अनुभवी मजदूर है और जो पहले काम कर चुके हैं और छंटनी जिनकी हो चुकी है। अब अगर वो काम करने के इच्छुक है तो सबसे पहले उन्हें रखा जाएगा, उसके बाद में ही किसी नए मजदूरों को रखा जाएगा। धारा 25(j) यानी कि 25I इस अध्याय के अधीन नियोजक से शोध्य धन की वसूली, नियोजक से कोई धन की वसूली से संबंधित ये जो प्रावधान थे ये निरसित हो चुके हैं, इसलिए अब इनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब है धारा 25(j). इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव। इस अध्याय में छंटनी में मुआवजे का प्रावधान लिखा गया है और छंटनी के एक प्रक्रिया दी गई है, लेकिन उससे असंगत है। इस अध्याय में जबरी छुट्टी के भी प्रावधान दिए गए हैं, इस अध्याय में जबरी छुट्टी के मुआवजे के प्रावधान भी दिए गए हैं, लेकिन अगर उससे असंगत कोई विधि है तो उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में इस धारा 25 यानी कि 25(j) में बताया गया है।
इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में जिसके अंतर्गत औद्योगिक नियोजन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए स्थायी आदेश आते हैं उसके असंगत कोई बात होते हुए भी प्रभावी होंगे। यानी यह कहता है कि भले औद्योगिक नियोजन अधिनियम की शर्तें कुछ भी हो, वहां कहीं भी लिखा हो या कोई स्थायी आदेश में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद भले उनसे अलग है फिर भी इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे, प्रभावी होंगे। यानी मजदूर को जबरी छुट्टी और छंटनी के लिए मुआवजा तो मिलेगा, परंतु जहां की किसी अन्य अधिनियम के या उसके अधीन निकाले गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन या किसी अधिनिर्णय या सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा कोई कर्मकार किसी बात की बाबत ऐसे फायदों का हकदार है जो उसके लिए उस फायदे से जिसका वह उस अधिनियम के अधीन हकदार होगा अधिक अनुकूल है, वह कर्मकार इस बात के होते हुए भी कि वह अन्य बात की बाबत इस अधिनियम के अधीन फायदा प्राप्त कर सकता है, उस बात की बाबत अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा। यह कहता है, दोनों को एक साथ पढ़े हैं। 25 यह की उपधारा 1 कहती है कि भले ही किसी अन्य अधिनियम में मना कर दिया हो या असंगत बात है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, फिर भी मुआवजा देना होगा जबरी छुट्टी और छंटने का। लेकिन अगर किसी अन्य नियम, आदेश या अधिसूचना में कोई लाभ की बात लिखी गई, यानी मुआवजा बढ़ रहा है या मुआवजे से संबंधित और भी अधिक फायदेमंद शर्तें दी गई है, फायदेमंद बातें लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में वो फायदे का हकदार मजदूर जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं नुकसान है, कहीं मना लिखा गया है, तो पहले ये होगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मजदूर का जिधर फायदा होगा वो परिस्थिति मजदूर के ऊपर लागू की जाएगी जबरी छुट्टी और छंटनी के मुआवजा देते समय। अब देखते हैं उपधारा 2। शंकाओं का निवारण करने के लिए एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय विधि के उपबंधों पर, जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डालती है, किंतु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व जहां तक कि उसका संबंध कामबंदी, जबरी छुट्टी और छंटनी से इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे। यानी कि कहीं भी कंफ्यूजन न हो, जबरी छुट्टी और छंटनी से संबंधित कहीं दूसरे प्रावधान है तब ये लागू होंगे। इस अध्याय के प्रावधान लागू होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का कोई प्रभाव ही नहीं है। जो भी दूसरे अधिनियम बने हुए, दूसरे आदेश, नियम है, उनका अपनी जगह प्रभाव बना रहेगा। बस इतना ही है, जिधर मजदूर का ज्यादा फायदा है बस वो लागू करना है। अगर इस अध्याय में जबरी छुट्टी और छंटने का प्रावधान ज्यादा फायदेमंद है तब तो ये लागू होंगे, अन्यथा वह लागू हो जाएंगे। लेकिन दोनों का अस्तित्व बना रहेगा, कोई भी अधिनियम किसी दूसरे अधिनियम को समाप्त नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि केवल ये बना हुआ है तो दूसरे का कोई प्रभाव ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मजदूर का जहां फायदा होगा वह लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही ये 17वां वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लेबर लॉ के ऊपर और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर 12वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।